So today I'll take your lecture on the electrotherapy, right? So basically electrotherapy जो हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट रहता है उसमें एक हमारा एक टॉपिक रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है इलेक्ट्रोथेरेपी, राइट? सो बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी में व्हाट वी डू, वी यूज द इलेक्ट्रिक एजेंट्स. हमारे पास वी हैव सम इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स. हम उन एजेंट्स को यूज करते हैं टू ट्रीट सम कंडीशन, टू असेस सम ह्यूमन कंडीशंस. Okay, so basically if we talk about the definition, so electrotherapy is the use of electrical energy for medical treatment. हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफरेंट इसमें यूज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट के लिए यूज करते हैं. देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं. तो वैसे ही देयर आर सम एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, जहां पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं टू ट्रीट सम ह्यूमन कंडीशंस. ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन कौन सी मोडेलिटी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, वी कांट डायरेक्टली जंप ऑन द दोज मोडेलिटीज कि हमने ये मोडेलिटी यूज कर लिया, ये मोडेलिटी यूज कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद सम टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज इन द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो बेसिकली इसमें हमारा जो हम 10th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वही हमारी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती है बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी में. So electrical fundamentals in electrotherapy, as we all know, guys, if you have any doubt please unmute yourself and you can ask me. Okay, at least you can message me. I'm not getting any input from your side, whether I am audible to you, whether I don't know. You are audible. Whatsoever the doubt will come, we will definitely unmute ourselves and definitely ask whatsoever the queries we will be having, for sure. Okay, got it. Okay, so now coming to the some electrical fundamentals in electrotherapy. So electrical fundamentals में सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो हमारा पूरा स्पेस है, that is made up of matter. Okay, एंड मैटर क्या बना रहा है हमारा? मास प्लस ऑक्यूपाई स्पेस. और जो बेसिक एक यूनिट है, सबसे स्मॉल जो यूनिट है हमारे मैटर की, दैट इज योर एटम, राइट? सो एटम्स इज योर बेसिक यूनिट ऑफ योर मैटर. नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ योर मैटर. ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आगे जाके लेटर ऑन दीज टर्मिनोलॉजीज विल हेल्प यू इन द, जब आप वो मोडेलिटीज यूज करोगे ऑन पेशेंट्स, राइट? So if we talk about the matter, so there are different states of matter: solid, liquid, gas and plasma. Solid liquid में convert हो सकता है, liquid gas में, gas liquid में, या gas plasma में convert हो सकती है, right? So basically हमारे पास जो fundamental states है matter की वो 4 है. solid हो गया, liquid हो गया, gases हो गया, plasmas हो गया. Okay, solid is that state जहां पे कोई भी मैटर जिसका एक डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम है, ठीक है? और हमने सबसे पहले क्या बोला कि जो मैटर है उसका जो यूनिट है वो क्या है? एटम. तो हमारे जो सॉलिड में जो एटम्स हैं, जो आयंस है, जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर लाइक टाइटली पैक्ड, एकदम बिल्कुल पैक है, ठीक है? तो जहां पे हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, उस मैटर को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड. एग्जाम्पल में यू कैन से आइस हो गया, डायमंड हो गया, वुड हो गया. नाउ कमिंग टू द लिक्विड. लिक्विड में क्या है हमारा? ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जहां पे वॉल्यूम तो डिफाइंड है बट हमारी शेप डिफाइंड नहीं है, बिकॉज लिक्विड को जिस कंटेनर में डालो वो वही शेप ले लेता है, राइट? सो लिक्विड वैसा हो गया जैसे आपके वाटर हो गया, जूसेस हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया. एंड कमिंग टू द गैस. गैस में क्या है कि हमारा जो डिफाइंड ना क्या है, लैकिंग ईदर अ डिफाइंड वॉल्यूम और डिफाइंड शेप. कंटेनर जिसमें डालेंगे उसी में वैसा ही शेप ले लेगा, ना प्रॉपर इसका शेप है ना कोई वॉल्यूम है, दैट इज योर गैस. नेक्स्ट इज योर प्लाज्मा. प्लाज्मा दैट स्टेट ऑफ मैटर, इट इज समवट सिमिलर टू द गैस वाला स्टेट से ही, बट इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो इसमें एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स है, दे कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस वाला मैटर एंड plasma matter, right? So these are the main fundamental states. Now
देयर आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये जो हमारे जो मैटर में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर कंटिन्यूसली दो तरह की फोर्सेस कंटिन्यूसली वर्क करती है, कोहेसिव फोर्सेस एंड काइनेटिक फोर्सेस। ओके, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या काइनेटिक फोर्स में हो रहा है, तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, जो अट्रैक्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस को एक दूसरे के लिए, दैट इज योर कोहेसिव फोर्सेस। एंड काइनेटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल which is dependent on the thermal energy contained by the mass of the molecules, right? So अभी तक हमने मैटर पढ़ा, 4 फंडामेंटल स्टेट्स होती है। प्रॉपर्टीज क्या रहती है, हर कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे वो गैसीय स्टेट में है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एडिशंस है, एडिशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, इलास्टिसिटी। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ओके, सो अभी अब मैंने बोला कि जो ये मैटर है ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से इसमें गैसेस में चेंज हो सकता है। तो ये चेंज कैसे होता है, इसको चेंज होने के लिए कुछ एक एनर्जी चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक अमाउंट की हीट चाहिए, दैट इज योर लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या बोलता है ये, कि अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to change the solid form of a particular substance into a liquid, liquid से गैस में, तो that is your latent heat, right? So हर किसी जो भी कोई भी मैटर होगा उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लेटेंट हीट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर कोई मैटर है उसकी लेटेंट हीट जो मैंने सॉलिड के लिए यूज करी वही लिक्विड के लिए यूज करूंगी, हर किसी की एक डिफरेंट लेटेंट हीट होगी। सो ऐसे जो है ट्रांसमिशन होता है हमारी हीट का, जिसे अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हमारी हीट पास होती है, और अगर लिक्विड है हमारा मैटर तो हमारा कन्वेक्शन के थ्रू होती है, और अगर गैसेस में रेडिएशन के थ्रू हमारी हीट पास होती है। नाउ कमिंग टू द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट। अभी तक टिल द पॉइंट, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ऑन द सेम पेज? मैम एक बार प्रॉपर्टीज प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो थोड़ा डीप में, इसका थोड़ा सा डिटेलिंग आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो एडिशन, एडिशन आपको नाम से पता चल रहा है कि एडिशन जो होती है अटैचमेंट ऑफ अ सब्सटेंस टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। ओके, कोई भी हमारा जैसे कोई मैटर है, सपोज आपने सॉलिड ले लिया, ठीक है, तो सॉलिड एक मैटर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अटैच कर सकता है सब्सटेंस के साथ उधर सरफेस ऑफ दूसरे सब्सटेंस के साथ, जब हम उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो एक उसकी एक प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज योर कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर एक कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच में जो वो फोर्सेस लग रही हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स अपनी अपना स्पेस लेने के लिए, दैट इज योर सरफेस टेंशन। ओके, एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना क्या होगा, फ्लूइड की फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज्यादा कम होगी, जितना ज्यादा, हाँ करेक्ट। और डेंसिटी, डेंसिटी में डेंसिटी यूज ऑल नो द आई थिंक मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दैट इज द डेंसिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हर एक मैटर की डिफरेंट रहेगी। वैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी कोई भी मैटर हमने ले लिया, उसको हमने जितना स्ट्रेच करना था उतना उसको डिफॉर्म कर लिया, उसके बाद वापस वो उसी स्टेज में अपनी वापस आ रहा है, दैट इज द इलास्टिसिटी। तो ये कोई भी मैटर है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज रहती हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, इलास्टिसिटी। ओके, इसमें आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया, सो दैट कभी आपको आगे कोई चीज में कोई टर्मिनोलॉजी जहां पे मैं ये यूज करूं तो वहां पे आपको थोड़ा आइडिया हो, सम बट यू हैव एन आइडिया कि अच्छा ये होता है। ओके, अभी के लिए टोटल आपका 10th लेवल का फिजिक्स है जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, राइट? नाउ कमिंग टू द फिजिकल इफेक्ट ऑफ हीट। फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट में जब भी हम किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं तो उसके क्या फिजिकल इफेक्ट्स देखने को हमें मिलता है।
ये वो मैटर एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल एक्शन वो बढ़ सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ द केमिकल एक्शन, प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्मियोनिक एमिशन, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो उसकी जो ज्यादा विस्कोसिटी थी वो कम हो सकती है। सो दीज आर द फिजिकल इफेक्ट जब हम किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं। अब इसमें आप बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन अभी कमिंग स्लाइड्स में, राइट। अभी के लिए कि ये फिजिकल इफेक्ट्स हमें हीट के देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा मेटर होता है उसका बेसिक यूनिट एक एटम है। तो हमारे को इलेक्ट्रोथेरेपी में एटम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हम 10th तक 11th 12th तक पढ़ते आए कि व्हाट इज एटम, एटम एटम। सो एटम बेसिकली अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, एटम सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ओके, जिसमें बोलता है कि हैविंग अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व करते हैं। ओके, हमारा जो एटम रहता है, ये आप एक नॉर्मल एक कार्बन एटम का मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया है। सो एक सेंटर में यू कैन सी द न्यूक्लियस यहाँ पे है। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और बाहर में इसके दो शेल्स बने हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम पढ़ें कि न्यूक्लियस क्या है, सेंटर पार्ट है आपका किसका, एटम का, जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है। अब प्रोटॉन्स हमें पता होने चाहिए कि प्रोटॉन्स क्या है। बोलता है कि दिस इज अ कंपैरेटिवली लार्ज न्यूक्लियस पार्टिकल which possess a positive charge. Protons carry a positive charge. Okay, हमेशा याद रखना, प्रोटॉन्स कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सराउंडिंग में। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स के बारे में अगर पढ़ते हैं हम, बोलते हैं ये भी न्यूक्लियर पार्टिकल है with a mass almost equal to that of proton, but the number of proton does not affect the overall electrical charge of the atom. These quite large particles do affect its weight. Okay, so अगर किसी भी एलिमेंट का वेट पता करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, उसके हिसाब से उसका वेट डिसाइड होगा। ठीक है, राइट। तो अभी एटम्स के बारे में जनरल हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटम्स के ऊपर, एटम्स कैन हैव अ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम जो हमने ये पढ़ा कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। वो कब हो सकता है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, दे दिया किसी को, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। अगर उसने उधार ले लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। ये एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। The number of protons never changes in an atom. Once an atom and has an electric charge, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने अपना आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो उस टाइम पे एटम नहीं, वो आयन बन जाएगा, राइट। इन एन आयन द एटॉमिक नंबर और जो एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं होता, और if an atom were to gain or lose the neutrons, it becomes an isotopes. जब कोई भी एटम को न्यूट्रॉन्स अगर वो लूज कर रहा है और गेन कर रहा है तो वो एक आइसोटोप बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अपनी केमिस्ट्री याद करते हो 10th लेवल 9th लेवल की पीरियोडिक टेबल में हमारे कार्बन के आइसोटोप्स रहते थे। ठीक है, कार्बन में हमारा जब बोलता है कि कार्बन का अगर जो एटॉमिक नंबर हम 6 लेते हैं, हाँ आई थिंक सो 6 रहता है, बट अगर वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है न्यूट्रॉन, सपोज उसने गेन किया न्यूट्रॉन 7 हो गया, 11 7 हो गया, 8 हो गया, न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो वो एक आइसोटोप बन जाएगा। आइसोटोप बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं, वो पार्ट होता है, वो एटम्स होते हैं
जिसमें उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फिजिकल, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज कंपेयर टू केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। गॉट इट? ठीक है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा एटम्स के बारे में। एटम्स में हमने पढ़ा कि सेंटर में पोर्शन में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। और एटम्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन सकता है अकॉर्डिंग टू जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक डेफिनेट ऑर्बिट में, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो रिवॉल्व करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। consequently जो atomic number है also gives the number of electrons found in the atoms. okay, so जितने number of electrons होंगे वही उसका atomic number होगा। so अगर हमारे पास सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कोई मेरे को बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किसी को याद है? so this is your homework कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यस और नो भी नहीं कोई बोलेगा। ओके, ठीक है। नाउ जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल्स द लोएस्ट एनर्जी शेल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे, आप अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, जब भी हम किसी सब्जेक्ट से या कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखने की ट्राई करता है। तो वैसे जो एटम्स होते हैं ना, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी शेल में रहने की ट्राई करता है कि वो बैलेंस रहे उस स्टेट में। ओके, सो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी शेल्स, एटम्स टेंड्स टू हैव देयर आउटर शेल फुल, कि उसको वो जो उसका आउटर शेल है उसको फुल रखने की वो ट्राई करता है ताकि ना उसको किसी से उधार लेना पड़े ना देना पड़े, राइट। दे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मे गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव दिस। इफ द एटम, अगर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बता दिया, अगर वो गेन कर रहा है, उधार ले रहा है, तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर वो दे रहा है तो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, वो एटम क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज अ न्यूट्रल एटम। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से लूज कर दिया है तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको कि हम केटाइन भी बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है जब मैं आपको मोडेलिटीज पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी से उधार ले रहा है, दैट विल बिकम एनाइन, नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ ये तो हमने एटम के बारे में पढ़ लिया। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल बोलता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, दीज आर मॉलिक्यूल। मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं, उनको केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट किया गया है, दैट इज योर मॉलिक्यूल। A substance that is the smallest particle of a compound and still contains all the characteristics of that compound. And what is element? A substance that is made entirely from one type of element. So these are the elements. And molecule, आपको पता लग गया कि molecule क्या है। Now coming to the chemical bond. chemical bond नाम से हमें पता चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा इसको elaborate नहीं करूंगी, कि chemical bond is the attraction between atoms that allows the formation of chemical substance that contain 2 or more atoms. मतलब हमने एक एटम ले लिया, ठीक है, एक एटम हमने ले लिया सोडियम का, दूसरा एटम हमने ले लिया किसका? क्लोरीन का। उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज योर केमिकल बॉन्ड। ओके, the bond is caused by electrostatic force of attraction between opposite charges. Okay, the number of electrons in the outer shell of an atom has an effect on the reaction of that atom with others. तो मतलब ले दे की सारी कहानी इसी पे डिपेंड करती है कि आउटर शेल पे एटम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हमारी इनर्ट गैसेस है, आर्गॉन है, इनके इतने पूरा आउटर शेल इतना पैक्ड रहता है, एकदम ऐसे फुल रहता है कि इनमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता है।
तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी अगर आप पीरियोडिक टेबल लर्न करते या इफ यू रिमेम्बर योर पीरियोडिक टेबल, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस रहती हैं जो जिनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल. नाउ कमिंग टू द कंपाउंड. टिल दिस स्लाइड कोई डाउट है किसी को? कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? No, ma'am. कंपाउंड. नाउ कमिंग टू द कंपाउंड. सो कंपाउंड में बोलता है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स हमने बताया कि एलिमेंट्स क्या है? सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम. ठीक है, तो कंपाउंड में क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स है. पीरियोडिक टेबल याद करो, एलिमेंट्स कौन हो गए? जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे. ठीक है, सो ये अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर जुड़ जाते हैं उसको हमें कंपाउंड बोल देते हैं. एग्जाम्पल में ले लो, सोडियम और ये ले लो, क्लोराइड ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई भी ले लो. दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स वो जब जुड़ जा रहे हैं वो एक कंपाउंड बना दे रहे हैं. तो ये कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि दे कैन बी सेपरेटेड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको सेपरेट भी किया जा सकता है. उनका एक यूनिक और डिफाइंड केमिकल स्ट्रक्चर होता है इन कंपाउंड का. फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम्स होती है. अब ये बोलता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंस बॉन्ड्स, और जो सॉल्ट्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंस बॉन्ड्स, जिनको कि हम आयनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. तो मतलब कि कोई भी कंपाउंड है वो जुड़ रहा है तो उसमें जैसा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें बॉन्ड बनता है. सपोज Can we consider water as a compound also? यस, Because it is having two hydrogen and one oxygen. यस, ठीक है. तो जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है दो एलिमेंट के बीच में वहां पे कंपाउंड बन रहा है, राइट. उसको सेपरेट भी कर सकते हैं और यूनियन भी हो सकता है. सो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हमारा कहाँ पे? बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स के बीच में. तो जो नॉन मेटल एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड मोस्टली बनता है हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में. तो यहाँ पे एज यू कैन सी सोडियम ने क्लोराइड को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. तो इनके बीच में जो ये बना बॉन्ड बना इसको हम बोलेंगे नॉन कोवेलेंट यानी कि आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बन गया ये, ठीक है. और लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जब ये इनका यूनियन हुआ दो हाइड्रोजन एटम्स का, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना केमिकल एक्शन के थ्रू वो कोवेलेंट बॉन्ड बना, राइट. नाउ कमिंग टू द मॉलिक्यूल. क्या है कंपाउंड? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड अभी तक हमने इतनी कहानी पढ़ी कि कंपाउंड क्या है कि अलग अलग एलिमेंट को जोड़ दिया केमिकल एक्शन के थ्रू. अ मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर केमिकली. ठीक है, एंड कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन एंड वाटर एज यू हैव गिवन मी एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम है, राइट. तो ये बेसिक अभी तक हो गया कि मैटर क्या है, एटम्स क्या है, मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है. और एटम्स में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एटम्स क्या कैरी करते हैं. और कंपाउंड्स क्या है? मॉलिक्यूल क्या है आपका. और कंपाउंड्स में किस तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं? कोवेलेंट हो गया, नॉन कोवेलेंट हो गया. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स. ओके, कि एक बार आपको ब्रश अप करना है अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th लेवल का. ठीक है, नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन थ्योरी. इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, ये मैंने आपको बता दिया. इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है.
नाउ इलेक्ट्रोथेरेपी में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमको सबको पता है एनर्जी की फॉर्म है. Electricity is the force created by an imbalance in the number of electrons at the 2 points, right? अब नेचर कैसी रहती है इस इलेक्ट्रिसिटी की? सो बोलता है कि जो बेसिक नेचर है इलेक्ट्रिसिटी की, whenever a negatively charged body is connected to a positively charged body by means of conductor, excess of electrons of negative body starts flowing towards the positive side to compensate the lack of electrons in that पॉजिटिव बॉडी. सो कहां से, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिक मतलब हम किसी कंडक्टर के थ्रू पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या होगा, कहां की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू, कोई नहीं बोलेगा. ओके, सो नेगेटिवली चार्ज हम क्या होगा, जब भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी, नेगेटिव बॉडी जो है स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव बॉडी. The nature of electricity is to flow through a conductor while an electrical potential difference applied across it. अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि potential difference होता क्या है, ठीक है? Now coming to the static electricity. Static electricity का so सबको ही पता है, ये तो हमने छोटे होते बचपन में भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए हैं. अगर किसी को याद होगा कि अगर हम किसी के अपने सिर पे का अपनी कॉम को बार बार रब करते हैं या फिर बैलून को रब करते हैं, तो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, तो दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ये मैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसमें, तो यही आपकी ये है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली कॉज्ड व्हेन सर्टेन मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर लाइक वूल ऑन प्लास्टिक. ये हम बचपन में बहुत करते थे. दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ a charged body and its electric field. Charged body is continually seeking to attain its neutral state. If negative, तो वो lose by losing electrons. अगर positive है तो by gaining electrons. This phenomena creates a zone of influence, जिसको कि हम electric field बोलते हैं. अगर मैं इसको अच्छे से ऐसे explain करती हूँ, हमारे पास ये है, बॉडी है, दो बॉडीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है? हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया कंडक्टर के थ्रू. फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि चार्ज बॉडी इज कंटिन्यूअली सीकिंग टू अटेन इट्स न्यूट्रल स्टेट, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो एक सर्किट वहां पे चलता जाएगा, चलता जाएगा. ओके, जैसे ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रहे हैं. तो ऐसे ऐसे वो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे. क्यों चलते जाएंगे, हमने यहाँ पे बोला, क्यों? अपने आप को न्यूट्रल स्टेट पे लाने के लिए कंटिन्यूली वो रिवॉल्व करते जाएंगे. तो यहाँ पे जो ये फील्ड बनती जाएगी, दिस इज अ जोन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऐसी फील्ड बनती जाएगी. तो यही ये फर्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि ये जो फिनोमिना है क्रिएट्स अ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, व्हिच इज द एरिया इन व्हिच द चार्ज्ड बॉडी हैज एन इफेक्ट. और दिस फील्ड इज मेड अप बाय लाइन ऑफ फोर्सेस सराउंडिंग द बॉडी. सो एज यू कैन सी, जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है. इन्होंने किस डायरेक्शन में चलना है ये सब इसमें इन्होंने बताया है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव. इन द केस ऑफ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी. दो फील्ड लाइन, जो ये दो फील्ड लाइन है, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे आर मूविंग, एक फील्ड बना रही है पर इंटरसेक्ट कोई भी नहीं कर रही है एक दूसरे को. ओके, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन वन अनदर. लेटरल प्रेशर, दिस इज ये लेटरल प्रेशर कॉज कर रही है एक दूसरे के ऊपर. दीज आर परपेंडिकुलर टू द सोर्स ऑफ अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर्स. जो भी चार्ज कंडक्टर इनके बीच होगा, उसके ये जो ये लाइन ऑफ फोर्सेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी. एंड दीज, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, बहुत इजीली पास कर जाती है अगर इनके बीच में कंडक्टर है तो.
एज कंपेयर टू इंसुलेटर। अब कंडक्टर इंसुलेटर आई थिंक सो सबको ही पता होगा इस क्लास में, फिर भी मैं बताऊंगी। नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अभी हम स्टडी करेंगे। पहले हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करी। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा नेचर कैसी होती है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, एंड होती है नेगेटिव में, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नाउ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is that amount of work energy needed to move a unit of electric charge from reference point to the specific point in an electric field। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि पोटेंशियल है क्या है। सो बेसिकली एक एनर्जी जो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो उसको फ्यूल चाहिए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट इट? एंड यूनिट जो है हमेशा याद रखना इसके वोल्ट रहता है, और जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का वो हमेशा डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर विद विच द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, और दूसरा कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। और जो इसका क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की उसको हमेशा हम कोलंबस में मेजर करते हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रिपेलिंग पावर होगी उस ऑब्जेक्ट की। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटेंस, हमने यहाँ पे बोला कि डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस है क्या है? कैपेसिटेंस इज दैट एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज and it totally depends upon the material and the surface area of the body। अब मैंने यहाँ पे ना ये डिफरेंट ये जो सर्कल बनाया है इसको देखो ध्यान से। तो ये अगर आप सोचो कि ये ज्यादा सरफेस एरिया इसका है, इसका कम सरफेस एरिया है, तो कैपेसिटेंस बोलता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा उस बॉडी की कैपेसिटेंस होगी, और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ज्यादा क्या, उतना कम क्या होगा? एरिया। देखो एरिया जो है ज्यादा है यहाँ पे, तो हमने बोला कि कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मेरा बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो मैं ज्यादा चार्ज होल्ड करूंगी ना, ठीक है? ओके, और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है वो भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो अगर मेरा यहाँ पे सरफेस एरिया, अगर यहाँ पे सरफेस एरिया जैसे छोटा है तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा पोटेंशियल। मैम लेकिन नीचे नोट में फिर उल्टा लिखा हुआ है, द स्मॉलर द कैपेसिटी द ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर गलत लिखा हुआ है। नहीं देखो यहाँ पे जो कैपेसिटी है ना, स्मॉल हो गई ना कैपेसिटी, कैपेसिटेंस कम हो गई ना, सरफेस एरिया कम नहीं हो गया। मैम देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी अगर कम होगी तो उसका जो पोटेंशियल है चार्जिंग का वो भी कम हो जाएगा, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से। नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटेंस क्या है? आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर रहा है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो उतना ज्यादा वो होल्ड कर रहा है ना, उतना ज्यादा वो बाहर ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना। नॉट गेटिंग? नो। डाउट क्या आ रहा है? जैसे ये सरफेस एरिया है हमारा, ये सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, इसने चार्ज को होल्ड कर दिया ना, ये बाहर रिपेल कहाँ कर रहा है? वो पोटेंशियल कहाँ दे रहा है? पोटेंशियल कम हो गया ना। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से, जितना इसका कैपेसिटी है और उसका उतनी होल्डिंग जो चार्ज की है वो कम होगी या ज्यादा होगी अगर एरिया बड़ा है? हाँ, एरिया बड़ा है तो जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। ओके, वो अपने अंदर रखेगा ना उसको। ट्रू। गॉट इट? वो मैम तो बाहर फिर अगर अगर इस केस में इसका एरिया कम हुआ तो ये यहाँ पे जो पोटेंशियल चार्ज है वो तो और कम होना चाहिए फिर उसके कंपैरिजन में। तो पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज ये तो
नहीं, पोटेंशियल चार्ज कम क्यों होगा? पोटेंशियल तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा ना उसका। मैम लेकिन एरिया, सरफेस एरिया तो छोटा है, तो ये बाहर कैसे रिपेल कर रहा है? मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप ना कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को मिक्स कर रहे हो। कैपेसिटेंस अलग है, पोटेंशियल अलग है। कैपेसिटेंस क्या हुआ, वो होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को। जो कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो ज्यादा होल्ड करेगा ना, बाहर क्यों देगा वो?